नमस्कार। भूगोल पर 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है। तो अगर हम भारतीय स्थलीय सीमा की बात करें तो आप याद रखेंगे भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में, तो वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है। साथ में ही आप याद रखेंगे जो तटीय रेखा है, ठीक है, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तटीय रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। साथ में याद रखेंगे ये तटीय सीमा जो है ये इसमें भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय सीमा भी शामिल होती है, उसकी तटीय जो रेखा है वो भी शामिल होती है, और साथ में शामिल होती है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हैं भारत के, उन सभी क्षेत्रों की तटीय सीमा। तो इससे मिलाकर के होती है कितनी, 7516। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्य भूमि है उसकी सीमा कितनी है। तो मुख्य भूमि की सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से जो सीमा हमारे देश की बनती है तो वो कितनी बनती है, 3323 किलोमीटर। ठीक है। अगर हम चीन से बात करें तो चीन से बनती है 3488 किलोमीटर। साथ में आप याद रखेंगे बांग्लादेश से बनती है 4096.7 किलोमीटर। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल से बनती है 1751 किलोमीटर। अब देखिए ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा किससे बन रही है, बांग्लादेश से। तो भारत की जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है, सबसे लंबी सीमा वो किससे बनती है, बांग्लादेश से बनती है। ठीक है। साथ में आप याद रखेंगे सबसे कम जो है, सबसे छोटी सीमा या सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है भारत। तो सबसे छोटी सीमा जो है ये बनती है अफगानिस्तान से। किससे बनती है, अफगानिस्तान से। क्योंकि अफगानिस्तान से जो सीमा भारत की बनती है वो पीओके जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, उस हिस्से से ये स्पर्श करता है। तो हो सकता है कि पीओके भारत में नहीं है, ऐसा मतलब पाक अधिकृत माना जाता है। तो इस हिसाब से एग्जामिनर आपको ये अफगानिस्तान ऑप्शन में न रख के आपसे दूसरा पूछ लिया जाए तो ये रहेगा फिर भूटान। ठीक है। कौन सा रहेगा, भूटान रहेगा अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं है तो। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है। लेकिन देखिए आपको हमेशा इनसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि पहले 3 देश बताइए, पहले 4 देश बताइए, या फिर क्रम से पूछ दिया जाएगा कि घटते क्रम में लगाइए, बढ़ते क्रम में लगाइए। तो आप हमेशा याद रखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक है क्या, बचपन। क्या है, बचपन। ठीक है। बचपन से है, BA से है बांग्लादेश। ठीक है। BA से है बांग्लादेश, CH से है चाइना, PA से है पाकिस्तान और N से है नेपाल। तो प्रथम जो 4 देश हैं उनके जो क्रम है भारत की सीमा के, उसको आप इससे याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछा गया है। ठीक है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पीर पंजाल ये हिमालय में है, शिवालिक ये हिमालय का भाग है, पटकाई हिमालय का भाग है, और अरावली जो है राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में। हिमालय हमें जानकारी के अनुसार क्या है कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वो बाद में हुई है। किससे बाद में हुई है, अरावली पर्वत श्रृंखला से। तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगर हम अरावली की बात करें कि इसकी जो आयु है वो लगभग कितनी है, तो वो है 570 मिलियन वर्ष। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे कि जो अरावली है इसका सबसे ऊंचा जो शिखर है ये कौन सा है, ये है गुरु शिखर। कौन सा है, गुरु शिखर। कितनी हाइट है इसकी, 1722 मीटर। ठीक है। साथ में आप याद रखेंगे जो ये गुरु शिखर है ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में माउंट आबू है। ठीक है। माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर। तो माउंट आबू आप याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सहरिया जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ पर है। तो देखिए जो सहरिया जनजाति है ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, लेकिन इनके अगर मूल निवास स्थान की बात करें तो ये है राजस्थान। ठीक है। राजस्थान में कहाँ पर है, ये राजस्थान में अभी थोड़ी देर आपने पढ़ा था माउंट आबू। तो माउंट आबू जो पर्वत है, माउंट आबू पर ही इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। किसका, सहरिया जनजाति का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो टोडा जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, नीलगिरी पर। अगर हम सहरिया जनजाति की बात करें तो इनका मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है, माउंट आबू। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। साथ में ही आप कुछ अन्य जनजातियाँ हैं जो अन्य निवास स्थलों में निवास करती हैं उनके बारे में भी याद रखेंगे। देखिए आप भी अपना
ट्राई करते चलिएगा। लिंबू जो है ये कहाँ पाई जाती है, कार्बी है, ये कहाँ पाई जाती है, चेंचू, अगर हम चेंचू की बात करें तो ये आप याद रखें, खासी, साथ में ये आप याद रखें क्या, जारवा, जारवा, ओंगे, ठीक है, ओंगे, सेंटिनलीज, सेंटिनेलीज, लेपचा, लेपचा आपसे कई बार पूछी गई है, सहरिया मैंने आपको बता दी। तो ये कुछ जनजातियां हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, इनके लिए देखिए इनके राजस्थान मतलब जो क्षेत्र हैं उनको भी याद रखना पड़ेगा, यही पूछा जाता है आपसे। लिंबू जो है ये सिक्किम की जनजाति है, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। कार्बी की अगर हम बात करें तो ये असम में पाई जाने वाली जनजाति है। चेंचू की बात करें तो ये केरल की मुख्य जनजाति है, ठीक है। खासी की बात करें तो ये खासी मेघालय, मेघालय में पाई जाती है। गारो, खासी, जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं के नाम पर 3 जनजातियाँ हैं। ये तीनों ही जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय में पाई जाती हैं। जारवा, ओंगे, सेंटिनेलीज की अगर हम बात करें तो ये तीनों ही जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। लेपचा की अगर हम बात करें तो जो लेपचा जनजाति है ये पाई जाती है कहाँ पर, सिक्किम में, कहाँ पर, सिक्किम में। तो आप इतना याद रखेंगे, लेपचा और लिंबू ये दोनों ही सिक्किम में पाई जाती हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया का पठार, तो ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। वहीं अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ पाया जाता है कौन सा, ग्रेट बेसिन का पठार, कौन सा, ग्रेट बेसिन का पठार, ठीक है। ये किस नदी के किनारे पाया जाता है, अगर हम ग्रेट बेसिन की बात करें तो ये जो है किन नदियों के द्वारा बनाए गए पठार हैं, तो ये है एक तो कोलंबिया, कौन सी, कोलंबिया, और दूसरी है कोलोरेडो, ठीक है, कोलोरेडो। ये 2 नदियां हैं, इनके मध्य में ये पठार पाया जाता है। तो आप इतना याद रखेंगे, पूर्वी जो अफ्रीका है यहाँ पर एक पठार पाया जाता है, कहाँ पर, पूर्वी अफ्रीका में, कौन सा, अबिसिनिया का पठार, ठीक है, अबिसिनिया का पठार। अबिसिनिया का पठार जो है मुख्यतः 2 देशों में ही पाया जाता है। वो 2 देश कौन कौन से हैं, एक तो है आपका इथोपिया, ठीक है, इथियोपिया, और दूसरा है सोमालिया, कौन सा, सोमालिया। तो आप ये याद रखेंगे, ये 2 देश हैं जिनमें अबिसिनिया का पठार पाया जाता है। तुर्की का पठार आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये जरूर याद रखेंगे, कौन सा है, अनातोलिया का पठार, कौन सा, अनातोलिया का पठार। ये आपसे कई बार पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। अगर हम जेरोफाइट की बात करें तो देखिए ये एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं या पूछे हुए फैक्ट हैं, तो आप इन सभी को याद रखेंगे। जेरोफाइट जो है ये उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल होते हैं उनकी वनस्पति है, उनमें उगने वाली वनस्पति है, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, मरुस्थलों की वनस्पति है। साथ में आप याद रखेंगे जो हाइड्रोफाइट है, हाइड्रोफाइट जल में उगने वाली वनस्पति है, ठीक है, जल में उगने वाली वनस्पति है। तो आप ये याद रखेंगे, जल में उगने वाली वनस्पति हाइड्रोफाइट कहलाती है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, लिथोफाइट की, तो लिथोफाइट जो है ये चट्टानों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं। देखिए लिथो का अर्थ होता है लिथ मतलब पत्थर, ठीक है। तो ये जो है चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति है। अगर हम वहीं बात करें क्रायोफाइट की, तो क्रायोफाइट जो है टुंड्रा जो प्रदेश हैं, टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति आपने पढ़ी होगी। तो ये टुंड्रा प्रदेशों में निकलने वाली जो वनस्पति है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रायोफाइट, ठीक है, टुंड्रा प्रदेशों की वनस्पति को। तो ये आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। तो देखिए जो हुंड्रू जलप्रपात है ये किस नदी पर है, हम अगर कावेरी नदी की बात करें, कावेरी नदी एक अच्छा जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है शिव समुद्रम, कौन सा, शिव समुद्रम। तो आप ये याद रखेंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात ये कौन सी नदी बना रही है, ये कावेरी नदी बना रही है। कहाँ पर बना रही है, तो ये बना रही है कर्नाटक में, ठीक है। वहीं अगर हम स्वर्ण रेखा की बात करें तो ये कौन सा जलप्रपात बनाती है, ये बनाती है हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात। ये कहाँ पर बना रही है, ये बना रही है झारखंड में, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात अगर हम इसकी चौड़ाई की दृष्टि से बात करें तो वो है कौन सा, जोग जलप्रपात। ठीक है, सामान्यतः आपसे चौड़ाई या ऊंचाई में जोग जलप्रपात ही दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे ये चौड़ाई में ही प्रमुख है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ए है। जोग अगर जलप्रपात की हम बात करें तो इसको क्या और कहते हैं, तो देखिए इसका अन्य नामों की बात करें तो देखिए इसे कहते हैं जोग जलप्रपात, साथ में आप याद रखेंगे गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक है, गरसोप्पा जलप्रपात। एक और अन्य नाम है इसका महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये भी इसके नाम में प्रचलित है। साथ में आप याद रखेंगे ये कहाँ पर है, ये जो है मांड्या जिला है कर्नाटक का, तो कर्नाटक में ये जलप्रपात बनता है जो भारत का सबसे बड़ा है। साथ में आप याद रखेंगे इस पे जो किस नदी पर बनता है, तो वो नदी है शरावती। कौन सी नदी है, शरावती। ठीक है, तो ये मुख्य फैक्ट थे जो आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कौन सा है। तो अगर हम स्वर्ण बाजार की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार चीन का बीजिंग है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न यहीं तक याद रखेंगे आप, इतना ही पूछा जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले प्रश्नों में। ठीक है, तो ये किस नदी पर है, ये कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचप्रयाग किस राज्य में स्थित है। देखिए अगर हम पंचप्रयाग की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। ठीक है, लेकिन साथ में आप याद रखेंगे पंचप्रयाग में कौन कौन से प्रयाग आते हैं। तो देखिए ये आते हैं, एक आता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, दूसरा आता है कर्णप्रयाग, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग। फिर उसके बाद में आता है क्या, नंदप्रयाग। क्या आता है, नंदप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग हैं जो उत्तराखंड के मतलब छोटे छोटे स्थल हैं, लेकिन बहुत ही धार्मिक और बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र स्थल माने जाते हैं। तो इनमें होता क्या है, इनमें एक नदी आती है अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा जो नदी है वो इन स्थलों पर आकर के दूसरी नदियों से मिल जाती है। अलकनंदा की अगर हम बात करें तो देखिए इन सब में कॉमन है अलकनंदा, तो आप इतना तो याद रखेंगे। ठीक है, इन सब में क्या है, अलकनंदा नदी कॉमन है। अलकनंदा आकर के मिलती है, किससे मिलती है, तो यहाँ पर जो है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। किससे मिलती है, अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। वहीं अगर हम बात करें कर्णप्रयाग में अलकनंदा किस नदी से मिलती है, तो ये मिलती है पिंडर नदी से। ठीक है, अगर हम बात करें देवप्रयाग में अलकनंदा किस नदी से मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी से। भागीरथी वही नदी है जो आगे चल करके यहाँ से मिल करके देवप्रयाग में मिल करके गंगा बन जाती है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें विष्णुप्रयाग में, तो जो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिलने वाली नदी है वो है धौली गंगा। ठीक है, कौन सी नदी है, धौली गंगा। और अगर हम बात करें नंदप्रयाग की, तो यहाँ पर अलकनंदा से मिलती है नंदाकिनी। ठीक है, कौन सी नदी, नंदाकिनी। तो इन सब में वैसे तो आपको सभी याद रखना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे साथ में। ठीक है, चलिए आज हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।